डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान डॉलीगंज के परिसर से सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है फेस टू फेस कार्यक्रम में। आज इस कार्यक्रम के तहत हम एक ऐसे व्यक्तित्व से संवाद करने जा रहे हैं जिन्होंने लंबे समय से इस संस्थान का कुशल नेतृत्व किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस संस्थान के प्रिंसिपल एवं स्पेशल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉक्टर उत्पल शर्मा की, जिनके नेतृत्व में शिक्षा और विकास के क्षेत्र में इस संस्थान ने ऊंचाइयों को छुआ। डॉक्टर उत्पल शर्मा, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में आपका सफ़र कैसे आरंभ हुआ? ये बहुत ही दिलचस्प प्रश्न है। जहाँ तक शिक्षा के क्षेत्र में मेरा सफ़र का सवाल है, नॉर्मली जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ता था तो मेरे विचार में ये था कि जो भी इंजीनियरिंग करने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में जाता है या टीचिंग लाइन में जाता है, वो अपने आप को जो नॉर्मल जो चैलेंजेस है, फील्ड के चैलेंजेस, उससे बचने के लिए जाता है। तो इसीलिए कभी मेरी रुचि नहीं थी। बट ऐसा संजोग हुआ कि मुझे दो टेन्योर में मुझे इंजीनियरिंग एजुकेशन के साथ जुड़ना पड़ा। पहली बार 1984 नवंबर में, दूसरी बार 1996 सितंबर में। इससे पहले आपने किसी और क्षेत्र में काम किया हो तो उस बारे में भी बताइए, और गवर्नमेंट और प्राइवेट इसमें काम करना क्या फ़र्क है? वैसे मेरा जो अनुभव है, करीब 11 साल मैंने प्राइवेट मल्टीनेशनल की कंपनी में काम की। मेरा जो करियर की शुरुआत जो सितंबर 1983 में हुआ, जब मैं कैंपस इंटरव्यू सिलेक्शन के बाद मैं जो फाइनल इंटरव्यू होता था तो वहाँ के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के, कंपनी का नाम था श्री राम रेफ्रिजरेशन, जो DCM ग्रुप की कंपनी थी, अपने समय में बहुत ही नाम था और अच्छी रेप्यूटेड कंपनी थी। तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू लिया। तो इंटरव्यू के समय उन्होंने पूछा कि आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या था। तो मैंने कहा कि स्पीड कंट्रोल यूजिंग DC थायरिस्टर मोटर। तो उन्होंने जवाब दिया, भाई ये तो बड़ा, उन्होंने मजाक से कहा कि ये तो बहुत ही सिंपल है, ये कि इसमें क्या सीखा आपने। तो हमने इमीडिएटली जवाब दिया कि सर वही हम भी सोच रहे थे, मगर जब हम करने गए तो 2 बार थायरिस्टर जल गया, 1 बार मोटर जलते जलते बचा। तो इससे ये मालूम होता है कि जब हम कोई भी कंपोनेंट को सेलेक्ट करते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन मैचिंग और उसके बाकी कंपोनेंट देखना है और उसके बाद उसको ट्रायल लेना है। तो दैट वाज ए मेजर लर्निंग। तो वो था वहाँ करीब 1 साल सवा साल तक मैंने काम किया और काफ़ी इंटरेस्ट से किया। और उस समय मेरी ये खुशकिस्मत थी कि मैं कुछ अच्छे लोगों के साथ मेरा परिचय हुआ और उनके मार्गदर्शन में जो वर्क को सीरियस लेना हमने सीखा। उसके बाद फिर हम वापस आ गए, क्योंकि फैमिली ने मुझे बुला लिया कि भाई आप अंडमान आ जाओ। जैसे कि नॉर्मली हर अंडमान के बच्चों के परिवार में लोग कहते हैं कि भाई वापस यहीं आकर नौकरी करो। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो यहाँ भी करीब 2-2.5 साल काम करने के बाद एक्सीडेंटली एक बार जब यहाँ के बच्चों को लेकर हम दिल्ली गए थे, क्योंकि यहाँ लैब सेटअप नहीं था, ये पॉलिटेक्निक 1984 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो दिल्ली में जब हम बच्चों को लेके वहाँ के आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक में ट्रेनिंग लेने गए थे, तो एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हमारा जो वहाँ के टेक्निकल हेड, उनसे मुलाकात हुई। तो उन्हें पूछा क्यों नहीं वो वापस आ जाओ आप, हम बड़ा एक अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हैं और अमेरिकन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर टर्म्स कंडीशन मैच होगा तो मैं आ जाऊँगा। तो करीब 6 महीने के बाद उनका ऑफ़र आया, टर्म्स कंडीशन भी मैच हुए। इस बीच में मेरी सिलेक्शन इसरो में भी हुई थी, उस समय डिपार्टमेंट स्पेस का था। तो मैंने ये दोनों में से देखा कि क्योंकि मैं गवर्नमेंट में कुछ समय काम कर चुका था, मैंने देखा कि गवर्नमेंट में चैलेंजेस कम हैं, आपको जो एक्साइटमेंट है काम का वो कम है। तो इसीलिए मैंने फिर से प्राइवेट ज्वाइन किया और वहाँ करीब 9-10 साल तक काम किया। जैसे कि आपने प्राइवेट और गवर्नमेंट की बात की, आजकल के ज़माने की अगर हम आज की पीढ़ी की बात करेंगे, बच्चों की बात करेंगे, तो थोड़ा सा प्राइवेट में जाने से हर कोई हिचकिचाता है। तो ऐसे में यहाँ उनको आप क्या सलाह देंगे? इसमें तो सबसे पहले मैं आपके जो पहले प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा, प्राइवेट और गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है। बेसिकली 4 बेसिक पॉइंट है। एक तो प्राइवेट में आप जब काम करते हैं ना, आपको प्रोफेशनलिज्म सीखते हैं। आप ये सीखते हैं कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट, आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है। वहाँ बैठे जो लोग हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
आपका हर एक्शन से ऑर्गेनाइजेशन का क्या बॉटम लाइन इंप्रूव होता है, मार्केट शेयर इंप्रूव होता है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होती है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग लाइन में हैं, अगर आप सर्विसेज लाइन में, तो वो हिसाब से आपके पैरामीटर अलग होते हैं। दूसरा ये होता है कि आपको ये मालूम है कि आपकी जब परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपको कोई मतलब सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपका प्रमोशन होगा, आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब होगा, उसको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑटोमेटिकली यू गेट स्पॉटेड और आपको तरक्की मिलती है। और तीसरा, प्राइवेट में आपको रिस्क लेने के समय बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है, क्योंकि एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू इकोनॉमिक मतलब कॉस्ट। आपके एक्सपेरिमेंट से, आपके कुछ ट्रायल से कंपनी को क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या कंपनी की जो प्रॉफिट शेयर में बढ़ोतरी होगी या फिर कॉस्ट रिडक्शन होगा, तो वो देखा जाता है। जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, गवर्नमेंट में एक फ़ायदा ये है कि आप कुछ भी डिसीजन लेके विद द राइट इंटेंशन आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि बॉटम लाइन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मगर इसमें गवर्नमेंट में एक दिक्कत है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी इज़ नॉट टू दैट एक्सटेंट व्हाट इज़ देयर इन प्राइवेट। आप नॉर्मल काम करते हैं, नॉर्मल सिस्टम चलता है, ऑर्गेनाइजेशन फोकस गवर्नमेंट में उतना नहीं है जितना प्राइवेट में है। और जहाँ तक आजकल के बच्चों का सवाल है, देखिए अंडमान का माहौल ऐसा है कि मैक्सिमम परिवार में कुछ ना कुछ कोई ना कोई सरकारी नौकरी में है। तो इसीलिए होता है कि लोग का सोचते हैं कि नहीं चलो सरकारी नौकरी अच्छी है। और यहाँ पे प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर है उतना ज़्यादा नहीं है, और जो चर्चा में आते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही आते हैं। तो लोग उनको एक मॉडल, रोल मॉडल की तरह मानते हैं, कहते हैं चलो ये अच्छा है, इनका इतना अच्छा नाम हो रहा है, मुझे भी कुछ बनना है। वेरएज़ मेनलैंड में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट सिस्टम में बहुत ही कम लोग हैं, मैक्सिमम प्राइवेट में है। वहाँ पे लोग मल्टीनेशनल की बात करते हैं, वहाँ पे लोग स्टार्टअप की बात करते हैं, वहाँ पे लोग नए नए इनोवेशन की बात करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे घूम फिर के लोगों का एक ही रहता है कि कैसे गवर्नमेंट की नौकरी मिले। मगर ये मेनलैंड में ऐसा नहीं है, बहुत कम ही लोग गवर्नमेंट की नौकरी जाते हैं जो कि सिक्योर जॉब चाहते हैं, जो इजी लाइफ चाहते हैं। अदरवाइज मोस्टली पीपल गो फॉर प्राइवेट। डॉक्टर उत्पल शर्मा, आपने इस संस्थान का लंबे समय से आप नेतृत्व करते आ रहे हैं। काफ़ी उतार चढ़ाव भी आपने देखे होंगे, इस बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं आप। हाँ, करीब इन संस्थान में मेरे 29 साल होने हैं। अगर दोनों से पहले अगर ऐड करें 30-32 के आसपास होगा। जब हमने ज्वाइन किया था 96 सितंबर में, तब स्टूडेंट की संख्या बहुत कम थी, डिपार्टमेंट बहुत कम थे। आज स्टूडेंट की संख्या काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, डिपार्टमेंट भी काफ़ी बढ़ गया है और टीम भी बड़ी हो गई है। मगर आज ये संस्थान इस लेवल में पहुंचा है, इसमें हर वो प्रिंसिपल जो शुरुआत से ज्वाइन थे, जिन्होंने इनके साथ जुड़े थे, वो सब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैंने बस अपना रोल ही निभाया है एंड आई ट्राई टू गिव सम इम्पटस, क्योंकि जब हम मल्टीनेशनल कंपनी से आए हैं विद एक्सपोजर ऑफ 3-4 कंट्रीज़ एंड देन अच्छा ट्रेनिंग विदेश में हुआ था और देश में भी हुआ, तो जो सीखा वो हम यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। हमने सबसे पहले अपने साथियों को कहा कि भाई हमारा इंस्टीट्यूट ये 4 दीवारी नहीं है, वी आर ए पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड वी शुड कंट्रीब्यूट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पीपल ऑफ द आइलैंड। तो वो सोच के हमारी टीम ने हर जगह एक एक्सटेंशन सेंटर खोला जिसमें स्किल डेवलपमेंट शुरू किया। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है तो बच्चों को एक्सपोजर का इशू था, तो हम लोगों ने यहाँ पे व्हीकल रिपेयर सेक्शन शुरू किया ताकि, और टोयोटा के साथ हमारा डीलरशिप हुआ, उनका गाड़ी रिपेयर करनी शुरू करे, तो हमारे टीचर को भी एक्सपोजर मिला, स्टूडेंट को भी मिला। जहाँ तक इलेक्ट्रिकल हमारे जितने भी इन हाउस पूरे मेंटेनेंस, उसके लिए हमने शॉर्ट टर्म प्रोग्राम किया, चलाया, वो भी आज भी चल रहा है। उससे क्या है कि बच्चे काम करते हुए सीखते हैं और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। बच्चों को हम लोगों ने रियल लाइफ जो है प्रोजेक्ट दिया। इससे क्या हो गया कि हमारी चर्चा, ये इंस्टीट्यूट की चर्चा इवन बहुत देश के हर कोने में होने लगी कि देखिए एक छोटा सा इंस्टीट्यूट एक आइसोलेटेड आइलैंड में कैसे फील्ड रिलेटेड एक्टिविटी लेता है और बच्चों को एक्सपोजर देता है, हाउ दे हैव कन्वर्टेड चैलेंज इनटू अपॉर्चुनिटी। उस मामले में हमारा बहुत बड़ा नाम हुआ और बच्चों का भी काफ़ी फ़ायदा हुआ।
और आज हमें ये बोलकर खुशी हो रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन के छोटे बड़े हर काम में हमारा कुछ ना कुछ योगदान रहता है, हमारी कुछ ना कुछ भूमिका हम प्ले करते हैं। एंड इट इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज द टीम हैज़ एक्सेप्टेड इट कि दे हैव टू गो आउट ऑफ द कैंपस एंड दे हैव ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप में को डेवलप किया और केपेबल बनाया। डॉक्टर उत्पल शर्मा, एक शिक्षक के लिए सबसे खुशी की बात तब होती है जब उसका छात्र किसी भी क्षेत्र में सफलता का परचम लहराए। तो ऐसे कुछ छात्रों को आप याद करते हैं जिन्होंने इस संस्थान का नाम रोशन किया हो? हाँ, इसमें तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि शुरू में जब हम यहाँ पढ़ाते थे तो हमको नहीं लगता था कि यहाँ के बच्चों को हम इतना तैयार कर पाएंगे कि वो देश विदेश में जाए और अपना नाम कमाए। एक तो मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगा, वैसे नाम तो बहुत हैं। एक हमारे स्टूडेंट हुआ करते थे मिस्टर देवदास पाई, वो डिप्लोमा के स्टूडेंट थे और करीब 2000 के बैच के थे। तो उनको हम लोगों ने इतना अच्छा ट्रेनिंग दिया। उसके बाद उनको HCL में इंटर्नशिप भेजा गया, कुछ साल HCL में काम किया उन्होंने। उसके बाद इसरो ज्वाइन किया। आज जो अंडमान निकोबार आइलैंड के जो इसरो है उनका हेड है। इसी तरह हमारे कितने बच्चे आपके फॉरेन में पेटेंट लिए हैं। कुछ हमारे जितने भी आज आप देख रहे हैं कि हमारे शिप्स हैं उसमें करीब करीब हमारे 20 से 30% बच्चे हमारे हैं। और एक बहुत अच्छा लगा कि एजुकेशन में आने के बाद, क्योंकि पहले तो मैंने कहा कि हमारी कोई रुचि नहीं थी, बट जब हमने देखा कि हम लोगों की वजह से, हम लोगों की थोड़ी मेहनत से हम किसी की ज़िंदगी में पूरा परिवर्तन लाते हैं तो बड़ा अच्छा लगा। हम लोगों ने मैरीटाइम कोर्स शुरू किया 2003 में, 2004 में, उसके बाद फिर 2006 में भी शुरू किया। आज मुझे बोलकर बहुत खुशी हो रही है, कुछ कुछ बच्चे जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं, जिसके माता पिता ने पढ़ाई नहीं की, बहुत या तो डेली रेट के काम प्राइवेट में करते हैं या फिर गवर्नमेंट में भी, उनका जो एक रास्ता उनको मिला, उनके बच्चों को एक जो प्लेटफॉर्म मिला, फॉरेन शिप में सेल करते हैं, कोई कैप्टन बन गए, कोई चीफ इंजीनियर बन गए। अब एक परिवार में कोई ऐसा बनता है, फॉरेन में एक्सपोजर होता है, फाइनेंशियली अपग्रेड होता है, तो उनका पूरा एम्पावरमेंट हो जाता है और आसपास के कई लोगों को मोटिवेट करते हैं। एक मेरे साथ इलेक्ट्रिसिटी में मैं जब जेई था कुछ समय के लिए, मेरे साथ एक सज्जन काम करते थे, वॉचमैन, डेली रेटेड में थे उस समय, सोमैया। 2009 के आसपास उन्होंने जब पूछा कि मेरा बच्चा 12th पास कर लिया, मैं क्या करूं? मैंने कहा ठीक है, इंजीनियरिंग करोगे फिर आप नौकरी के लिए घूमते रहोगे, आप उनको BSc नॉटिकल साइंस में डाल दीजिए। आज खुशी की बात है कि बच्चा फॉरेन शिप में कैप्टन है और अच्छा अपना घर बना दिया, सब कुछ कर दिया। तो बोलने का ये मतलब है कि देखिए, सरकार में एक फ़ायदा ये है कि आप कुछ अच्छे डिसीजन लीजिए, पूरे समाज को इससे बेनिफिट मिलता है। तो दैट इज़ व्हाट वी हैव रियली seen it and we really find it very happy to see this. डॉक्टर शर्मा, एक समय ऐसा आया जब इस संस्थान के एफिलिएशन को लेकर सवाल उठने लगे, बच्चों ने स्ट्राइक भी की। इस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी? ये तो बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। जब ये स्ट्राइक हो रहा था तो बच्चे जा रहे थे, तो मुझे मौका मिला, मैं पान शॉप में रुका, मैंने पूछा भैया स्ट्राइक क्यों हो रहा है? तो पान दुकान वाला बोला कि वो पता नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि प्रिंसिपल के पास सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है किसी को, इसीलिए स्ट्राइक हो रही है। फिर मैं कुछ लोगों से और पूछा तो कुछ कहते नहीं, वो सुना कि प्रिंसिपल क्वालिफाइड नहीं है इसलिए बच्चा स्ट्राइक कर रहा है। कुछ ने एफिलिएशन की बात की, आपने एफिलिएशन की बात की। एक्चुअल मुद्दा क्या था बहुत कम को मालूम। बेसिकली इशू क्या था कि जब हमारा कॉलेज अपग्रेड हुआ, और इसका भी मैं आपको बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। 2005 में किसी ने PIL फाइल किया था, उन्होंने कहा कि भाई अंडमान में भी एक मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए। तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि MHA को आप एक हाई पावर्ड कमेटी बनाइए और इसकी फिजिबिलिटी स्टडी करके आप 6 महीने में रिपोर्ट दीजिए। तो MHA ने एक रिपोर्ट बनाया चीफ सेक्रेटरी सर के अध्यक्षता में, और भी एक्सपर्ट थे, AICT के 2, AICT जो इंजीनियरिंग एजुकेशन देखती है हमारे देश में, और उसी तरह मेडिकल एजुकेशन के एक एक्सपर्ट थे। उन्होंने पूरा स्टडी किया। स्टडी करने के बाद पहले रिपोर्ट उन्होंने
इंजीनियरिंग कॉलेज का दे दिया करीब 6 महीने के अंदर। उन्होंने देखा कि देखने के बाद उन्होंने आईआईटी के प्रोफेसर थे, देखने के बाद उन्होंने कहा कि उस समय ये पॉलिटेक्निक था, बोला इसमें काफ़ी इनके रिसोर्सेज अच्छे हैं, आप इसको कम खर्च में इसको अपग्रेड कर दीजिए, 2-3 ब्रांच चलाइए और जो है एडिशनल जो आपकी टीचिंग फैकल्टी उसको आप ले लीजिएगा। और उन्हें ये भी कहा कि इसको चलाने का तरीका ऐसा होना चाहिए जैसे कि हमारे पंजाब में एक संत लोंगवाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो आपके 1 साल का कोर्स भी कराती है, डिप्लोमा भी कराती है, बीटेक भी कराती है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी कराती है, पीएचडी भी कराती है, इंटीग्रेटेड मॉडल। तो उनका कहना था यही मॉडल आप चलाइए ताकि कॉस्ट भी आपका कम खर्चा हो और बच्चों को भी, लोगों को भी बेनिफिट हो। तो भारत सरकार में वो प्रपोज़ल गई, भारत सरकार ने पहले कोर्ट में जमा किया, कोर्ट ने एक्सेप्ट कर दिया, भारत सरकार ने उसको अप्रूव कर दिया, बोला भाई आपके डी अम्बेडकर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक को डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किया जाए। तो ये हुआ करीब 2008 में। तो उसके बाद जो प्रपोज़ल होता है कि क्योंकि इंजीनियरिंग एजुकेशन के 2 आपके मेन एजेंसी है जिनकी आपके अप्रूवल चाहिए, एक तो AICT है जो आपके इंजीनियरिंग कोर्स के अप्रूवल देती है, दूसरा एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी है। तो क्योंकि अंडमान पौंडीचेरी के जुरिस्डिक्शन में आता है तो हम पौंडीचेरी में अप्रोच करें, उन्होंने दे दिया और उन्होंने कहा कि नहीं भाई आपको अपना अलग कॉलेज होना चाहिए, अलग इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ अलग होना चाहिए। तो उसके बाद जब एफिलिएशन हो गया तो बैच शुरू हो गया, क्लासेस शुरू हो गए, चलता गया। 2011-12 के बीच में पौंडीचेरी ने फिर कहा नहीं आपको अलग होना चाहिए। तो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, बाकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने भारत सरकार को लिखा कि आपने कहा कि इसको अपग्रेड करना है, सब को एग्जिस्ट करेगा, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, बट पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी तो ये पूछ रहा है आप अलग करिए, तो इसको कैसे किया जाए। तो भारत सरकार ने सीधा पौंडीचेरी को लिखा कि नहीं देखिए इसका ये मॉडल रहेगा और ऐसे ही आप एफिलिएशन दीजिएगा। तो ये चलता गया। इस बीच में क्या हुआ, 2021-22 के आसपास, 21-22 के आसपास, क्योंकि बीटेक में आपका एक लेटरल एंट्री भी हुआ करता है जहाँ डिप्लोमा के बच्चे आपको बीटेक सेकेंड ईयर में आते हैं, ऑल ओवर इंडिया है, AICT ने भी इसका अप्रूवल दे रखा है। तो हमारे जो डिप्लोमा के बच्चे हमारे यहाँ आते थे, चलता था। 22 में पौंडीचेरी ने कहा नहीं हम इसको नहीं मानते क्योंकि आपका डिप्लोमा जो है महाराष्ट्र का है और ये महाराष्ट्र के जुरिस्डिक्शन के बाहर है और इसको हम एग्ज़ाम देने नहीं देंगे। तो करीब 30-40 बच्चे थे, बहुत परेशान हुए, वो क्या किया जाए। तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन हम लगे कोर्ट, हम इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेशन के अप्रूवल के बाद हम कोर्ट गए। हमने कहा देखिए हमारे बच्चे जो डिप्लोमा पास होते हैं वो JNRM कॉलेज में BCA पढ़ के उनको अलाउ किया जाता है, हमारे बच्चे को यहाँ अलाउ नहीं किया जाता है, इस पर आप इंटरफेयर कीजिए, इसमें डायरेक्शन इशू कीजिए। तो कोर्ट ने एग्ज़ामिन करने के बाद डायरेक्शन कहा, दे के कहा कि भाई पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी आप सबका एग्ज़ाम कंडक्ट करिए और ये बाल की खाल मत निकालिए। बट किसी कारणवश पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को ये जो जजमेंट था पसंद नहीं आया, उन्होंने अपील के लिए चले गए और जब अपील के लिए गए सारों बच्चों का एग्ज़ाम उन्होंने अलाउ नहीं किया और बच्चे परेशान हो गए। अब बच्चे जब परेशान हो गए, किसी ने बड़े स्ट्रक्चर्ड रूप में बच्चों को मिसगाइड किया कि का एफिलिएशन इशू है, जबकि उस समय कोई एफिलिएशन का इशू था ही नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन ने कितनी कोशिश की, कितनी मीटिंग की, सबको समझाया तो माने ही नहीं। अल्टीमेटली फिर डायरेक्शन कोर्ट ने दिया तो फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया। बट इस प्रोसेस में क्या हो गया, तो इंस्टीट्यूट का जो नाम था वो ख़राब हुआ और इस हद तक कि कुछ बच्चे को ऐसा बोला गया कि आप यहाँ से पढ़ोगे तो आपका डिग्री को भी वैल्यू नहीं रहेगा। सब के सब मेनलैंड में प्राइवेट कॉलेज में चले गए। उनके पेरेंट्स को काफ़ी पैसे खर्च करने पड़े और वो पेरेंट्स भी आके हमें बोले, तो हमें बड़ा दुख लगा। हम लोगों ने बड़ी समझाने की कोशिश की, बट होता है कि अभी एक बच्चा चला जाए तो पीयर प्रेशर से दूसरे भी चले जाते हैं। तो मोटे तौर पर एफिलिएशन का यही इशू था, एफिलिएशन तो मुद्दा था ही नहीं। और एडमिनिस्ट्रेशन ने कई बार प्रेस नोट रिलीज़ किया, बहुत समझाया, बट कोई ना कोई कारण थे, पता नहीं। डॉक्टर शर्मा, अभी हाल ही में द्वीपों में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की गई, इसको लेकर भी कुछ लोगों में शंकाएं हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? अब ये तो बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने पूछा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 में जब आए थे दिसंबर में, उन्होंने अनाउंस किया कि यहाँ एक डीम्ड यूनिवर्सिटी होगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। और जब ये भारत सरकार ने निर्णय ले लिया था तो
अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को उनके हिसाब से जो भी कार्रवाई करना था, उनका एक डीपीआर बनता है, डीपीआर बनाया गया, यूजीसी में अप्लाई किया गया, सारे प्रोसेस यूजीसी इंस्पेक्शन हुई। उसके बाद डीम्ड सिटी का जो है फॉर्मल लॉन्च, जो फॉर्मल गैजेट नोटिफिकेशन 2024 मार्च में। अब ये भारत सरकार ने ये निर्णय ले लिया है और इससे हम सबको इसको इम्प्लीमेंट करना है। अब निर्णय क्या था कि आप एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग होगी, उसका मेन कैंपस होगा और जितने भी कॉलेजेस हैं यहाँ सब उनके कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज होंगे। मतलब जैसे कि एक यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट होता है, या स्कूल ऑफ लॉ हो गया, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया, इसे डी ब्रेड विल बिकम पार्ट ऑफ फॉर टेक्निकल, टैगोर टीचर मेडिकल कॉलेज अपना, वैसे एक अलग अपना एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज होगा। और जो एफिलिएशन जो हम पौंडीचेरी से लेते थे उसकी जगह हम इनके अटैच रहेंगे। और जो लीडिंग यूनिवर्सिटी है इंडिया में, जैसे कि डी ब्रेड का टाई अप एनआईटी पुदुचेरी के साथ होगा, जो उनका करिकुलम हम फॉलो करेंगे। थोड़ा उसमें 10-15% अगर चेंज लाना है लाएंगे। एग्ज़ामिनेशन में रिफॉर्म होगा और जो 2 साल तक जो हमारा इवैल्यूएशन भी वही करेंगे। क्योंकि आप अगर देखें कि यूनिवर्सिटी का 2 बड़ा काम है, एक तो करिकुलम डिज़ाइन करना, दूसरा इफेक्टिव इवैल्यूएशन। अगर ये 2 काम सही हो जाए तो क्वालिटी गारंटीड है। तो करिकुलम डिज़ाइन के लिए क्या किया गया, जो अच्छी यूनिवर्सिटी जैसे कि जितने आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज है उन्होंने MOU साइन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी बड़ी लीडिंग यूनिवर्सिटी है, क्योंकि हम अंडमान में हैं तो उन्होंने हमें मदद करने के लिए एग्री हो गए, तो करिकुलम फाइनल हो गया। अब एग्ज़ाम जब होगा तो एग्ज़ाम में रिफॉर्म्स है, क्योंकि देखिए पहले होता क्या था, सिंपल क्वेश्चन आ जाते थे। आजकल एग्ज़ाम में काफ़ी परिवर्तन आया। कई सालों से एक चल रहा है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि बच्चे ने याद किया लिख दिया, इसको कहते हैं रिमेंबर। कुछ रहेगा याद किया समझा लिख दिया, उसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। कुछ होगा याद किया कहाँ पे अप्लाई होता है, अगर सपोज़ मैं ओम्स लॉ में सीखा हूँ तो इसको हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, वैसे क्वेश्चन आएगा, उसको कहते हैं अप्लाई। और चौथा है एनालाइज, कुछ डेटा दे दिया उसको आप एनालाइज करके वो करो। तो आम तौर पे जो पुरानी जाके पुरानी यूनिवर्सिटी है, सारे के सारे सिंपल क्वेश्चन या 11 नंबर के क्वेश्चन आते थे। बट अच्छी यूनिवर्सिटी ने ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी फॉलो किया, कुछ आपके रिमेंबर आएंगे, कुछ अंडरस्टैंडिंग होगा, कुछ अप्लाई होगा, एनालाइज होगा। तो बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित किया जाएगा, इनकरेज किया जाएगा, तब उनकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी, एनालिटिकल एबिलिटी बढ़ेगी। दैट इज़ व्हाट द कंट्री वांट्स। तो ये फ़ायदा इसमें है। अब कुछ ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि फ़ीस बढ़ेंगे। अब डी ब्रेड तो 1 साल हो गया, कोई फ़ीस नहीं बढ़ा। और फ़ीस कैसे बढ़ेगा, क्योंकि अगर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी आज है, यहाँ का जो फ़ीस है वो तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी नहीं तय करेगी। उसी तरह डीम्ड यूनिवर्सिटी जो हम कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज रहेंगे, वो फ़ीस तो हम जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर वही तय करेंगे। और दूसरा ये कह रहे हैं कि बच्चों का डिग्री उतना वो नहीं रहेगा, उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। मैं तो एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, आज अगर हम किसी के इंटरव्यू लेते हैं या किसी को सिलेक्शन करते हैं तो वो तो बेस्ड ऑन एग्ज़ामिनेशन होता है। वहाँ पे हम कौन सी कहाँ से डिग्री लाया, या मैं IIT से लाया हूँ या फिर मैं डी ब्रेड से लाया या NIT से लाया, वो कोई मायने नहीं रखता। और अगर प्राइवेट में है, आप इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करते हैं, आपकी काबिलियत पे दिया जाएगा। तो काबिलियत, बच्चों को काबिल बनाना, दैट इज़ द जॉब ऑफ ए टीचर। इट इज़ नॉट द जॉब ऑफ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी विल फ्रेम द करिकुलम एंड पुट इवैल्यूएशन सिस्टम राइट। टीचर जो है कैसे बच्चों को अलाइन करे ताकि बच्चा अच्छा कर पाए। और आज के दिन में प्रोविज़न है कि कैसे बच्चों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत हट के कुछ सिखाया जाए। उनको इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में सिखाया जाए, उनको थोड़ा आप क्या कहते हैं NEPTL जैसे ऑनलाइन कोर्सेज है उसमें आप उनको एनरोल कराए, उनका क्रेडिट ले। तो ऑल दीज थिंग्स इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ आवर डीम्ड यूनिवर्सिटी, जो पौंडीचेरी में पॉसिबल नहीं था। अभी नैरेटिव बार बार बिल्ड कर रहे हैं, और ये नैरेटिव आप जब देखें, जब बिल्ड कर रहे हैं, किसी न किसी का नाम उछालने की कोशिश करते हैं, विच इज़ नॉट ए वेरी हेल्दी प्रैक्टिस। और जब ये भारत सरकार का निर्देश है, हमें फॉलो करना चाहिए। और एक बार अच्छी तरह डीम्ड यूनिवर्सिटी सेटअप हो जाए, तब
सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए रिक्वेस्ट किया जाए, उनको कहा जाए कि कंसिडर करें, तो वो अच्छा रहेगा। डॉक्टर शर्मा, हमने सुना है आप अपने ज़माने में खिलाड़ी रहे हैं, कुछ अपने खेल जीवन के बारे में भी बताएं। हाँ, मैं खिलाड़ी था, क्योंकि थैंक्स टू हमारे जो फिज़िकल एजुकेशन टीचर थे कुट्टी सर, कृष्णन कुट्टी सर, वो कंपलसरी ये फोर्स करते थे हर बच्चा कुछ ना कुछ में खेले। तो मैं वॉलीबॉल में खेलता था और अपने स्कूल को भी मैं रिप्रेजेंट किया कभी। बट इम्पॉर्टेंटली मैं फ़िज़िकली अपने आप को, मैं बहुत कम उम्र से, मे बी जब मैं 16-17 साल का था, तब से मैं फ़िज़िकल एक्सरसाइज और आज भी मैं बीच में थोड़ा ब्रेक होता है, मैं वो आज भी करता हूँ। एंड दैट रियली हेल्प्स यू। आप जब फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं, आप टॉक्सिक निकालते हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। उसी तरह मैं जब उस्मानिया इंजीनियरिंग कॉलेज गया, तो यहाँ तो स्विमिंग सीखा नहीं, क्योंकि माताजी ने स्विमिंग के लिए सख्त प्रतिबंध लगा दिए थे कि आप समुद्र में उतरना नहीं। तो वहाँ जाके मैंने स्विमिंग सीखा और एक कंपटीशन में वहाँ भी जीता। बट एक अच्छा लगा कि खेल के साथ हम जुड़े रहने से एक स्पोर्ट्समैनशिप होती है और एक सारे चीज़ को देखने का नज़रिया एक अलग होता है, तो दैट इज़ अ रियल एडवांटेज। डॉक्टर शर्मा, अब आपके स्कूली जीवन के बारे में जानना चाहेंगे, कॉलेज लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे। स्कूलिंग कहाँ से की आपने, कॉलेज की पढ़ाई कहाँ से हुई, इस बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताएं। मैंने स्कूल, हमारे जो सेंट्रल स्कूल, पहले एमपी स्कूल हुआ करता था, उसके बाद सेंट्रल स्कूल, बाद में केंद्रीय विद्यालय बना, तो मैंने पढ़ाई वहीं से की थी। और मैं पढ़ने में शुरू में बदमाश था थोड़ा, बल्कि मेरा नाम उत्पल शर्मा, तो कुछ टीचर तो मुझे नाम बदल दिए, तो उत्पाद शर्मा बोलते थे। तो मगर बाद में जब मैं 9th में था, तो कोई कारण से मुझे साइंस नहीं मिला, तो मुझे आर्ट्स पढ़ना पड़ा। तो आर्ट्स पढ़ना पड़ा, माताजी मेरी बहुत ही अपसेट हुई। तो उस समय मैं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स लेके, उसमें भी काफ़ी रुचि थी। तो उसके बाद जब 10th से जब मालूम हुआ कि भाई साइंस आ रहा है, तो घर से बोला गया, नहीं भाई आप बैठ जाइए एक साल, अब 10th से फिर से आप जब साइंस लीजिएगा। तो देन आई गॉट इनटू इट, और आई मस्ट बी थैंकफुल, जो भी आज मैं हूँ। मेरे एक टीचर हैं विवेकानंद सर, फिज़िक्स के टीचर, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे स्पॉट किया और उन्होंने मुझे गाइड किया। और एक समय ऐसा हो गया था कि उनको मैं इम्प्रेस करने के लिए मैं अच्छा पढ़ता था। आज जब मैं फिज़िक्स में अच्छा हो गया, मैथ्स में अच्छा हो गया, सारे एनालिटिकल सब्जेक्ट अच्छा हो गया। और उस समय दिक्कत ये थी कि हमारा जब 12th में हम गए 79 में, पहला बैच 12th का था, और बुक्स करीब 4 महीने बाद आए, तो बचा आपके कुछ 5-4 महीने। तब भी टीचर इतने अच्छे थे। तो एक सबसे बड़ा मेरा जो लर्निंग है स्कूल में, कि आपके टीचर अगर आपको स्पॉट किया, आपको गाइड किया, और टीचर को आप ब्लाइंडली फॉलो करो, आप अपने आप रास्ता निकलेगा। मतलब टीचर और गुरु में जो डिफरेंस है, वो मैं अपने आप को अच्छी तरह रिलेट कर पाया, क्योंकि वो जो मेरे गुरु विवेकानंद सर थे, उन्होंने मुझे ट्रांसफॉर्म किया। केवल फिज़िक्स ही नहीं पढ़ाया, बल्कि एंटायर थिंग ही डिड इट। और दूसरा, जहाँ तक कॉलेज का सवाल है, क्योंकि यहाँ जब मैं गया था तो मैं काफ़ी अच्छा नंबर लेके आया था 12th में, और मुझे दूसरे जो मेरे साथ वाले थे जिनको सीट मिला, उनसे नंबर बहुत ही ज़्यादा था। तो मुझे लगा कि ठीक है, आराम से पढ़ लेंगे। बट वहाँ का माहौल ऐसा था, तो क्योंकि पोर्ट ब्लेयर एक आपका लिमिटेड एक सर्कल है, और यहाँ पे पढ़ाई करने के बाद नॉर्मली एक थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स फील हो जाता है हमको, कि लगता है कि हम उनके बराबर नहीं हैं। तो वहाँ की स्टूडेंट पॉलिटिक्स में मैं ज्वाइन किया, तो वहाँ हमने इलेक्शन लड़े, जीता भी बहुत बम्पर से। उसमें एक और कॉन्फिडेंस आया मुझे, और बच्चों का जो प्रॉब्लम है, दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तब मुझे लगा कि देखिए, अंडमान से रह के आप हैदराबाद जाते हैं, और वहाँ जाके आप ना कि इलेक्शन जीतते हैं, बल्कि उनका प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। दैट मीन्स पीपल इन अंडमान डू हैव रिक्वायर्ड कैपेबिलिटी, उनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। उसके बाद पूरे क्लास में, मेरे कैंपस इंटरव्यू में करीब 60 बच्चे में 2 में सिलेक्शन हुआ, उसमें मैं भी एक था। तो मेरा ये बोलना था कि जो आपकी स्कूलिंग अगर अच्छी हो गई ना, और इसमें आपको अच्छा मोटिवेशन मिल गया, बाकी आपको कोई चिंता ही नहीं है, बाकी अपने आप
बल्कि जब मैं पीएचडी कर रहा था तब भी मुझे याद आया कि मेरे 12th का जो फाउंडेशन है दैट इज़ हेल्पिंग मी एवरीवेयर। तो मेरा एक सबसे यही सलाह होगा बच्चों से कि 12th में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, 12th का फाउंडेशन स्ट्रांग रखिएगा, रेस्ट एवरीथिंग विल गो बाय इटसेल्फ। द्वीपों में अंडर सी केबल के द्वारा इंटरनेट सेवा में सुधार आया है। डॉक्टर शर्मा, हमने सुना है कि इस परियोजना में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इस बारे में बताएं। और साथ ही आपने इस संस्थान के अलावा अगर दूसरे विभागों में भी आपकी सेवाएं रही हैं तो उस बारे में भी बताएं। देखिए, मैं जब यहाँ ज्वाइन किया तो क्योंकि मैं प्राइवेट बैकग्राउंड से था तो बच्चों को बड़ा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट देता था। एक प्रोजेक्ट हमने दिया था बायोमेट्रिक, क्योंकि हमारे वहाँ जब भी R&D में हम जाते थे, R&D में मैंने वहाँ पे काम किया था 5 साल, उसमें बल्कि हमारे कलेक्टिव एक पेटेंट भी था ऑर्गेनाइजेशन पे। और जो मैंने आज जो भी हूँ उसका काफ़ी श्रेय जाता है मेरे एम्प्लॉयर को, जो MNC एम्प्लॉयर जिन्होंने मुझे ट्रेन किया। तो वो चीज़ हम सीख के जब यहाँ आए, हमने इंस्टीट्यूट को ऐसे डेवलप करने की कोशिश की। और एक हमने प्रोजेक्ट डेवलप किया उस समय कि बच्चों के द्वारा बायोमेट्रिक, जो करीब 25 साल हो गए, 2000 में उस समय नया था। तो बच्चे बोल रहे थे नहीं होगा, स्टाफ भी बोलने का कोशिश करो, एक सेंसर लाए, कोशिश करें, वो हो गया। तो जब बायोमेट्रिक करने के बाद कुछ छोटे छोटे सॉफ्टवेयर डेवलप करे, तो एक सेक्रेटरी IT हुआ करते थे मिस्टर प्रकाश कुमार, वो कॉलेज एक बार विज़िट करने आए, उन्होंने देखा तो उन्होंने फिर जाके रिकमेंड करके मुझे डायरेक्टर IT बना दिया। तो उसके बाद IT कैडर की जो फॉर्मेशन है उसमें मेरा बहुत बड़ा रोल था। मैंने प्रकाश कुमार जी को मदद की उसमें एज ए टीम। उसके बाद उनका ये आइडिया था कि सिंगापुर एक केबल जाल है जो सिंगापुर में सिंगटेल, तो उसको क्यों ना अंडमान में उसकी लैंडिंग की जाए। तो एक प्रपोज़ल बनाया गया, भेजा गया, करीब ये 2002 की बात है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा नहीं ये वायबल नहीं, ये नहीं हो सकता। तो उसको कंटिन्यू करते करते इस बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिया गया कि यहाँ सैटेलाइट जो बैंडविड्थ था बहुत कम है, इसके बढ़ाया जाना चाहिए। तो इस हाई लेवल में मीटिंग हुई, डायरेक्शन दिया गया। तो पहले 325 Mbps था, उसको बढ़ा के 4 Gbps लिया गया। इसी बीच अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूसली परस्यू करते करते हाईएस्ट लेवल, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा ठीक है, आपको एक अंडर सी केबल का एक प्रोजेक्ट हम सैंक्शन करते हैं। और ये कैबिनेट अप्रूवल करीब 2018 के आसपास हुई और 2020 में ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो गया। और मैं इसका नोडल ऑफिसर था। जो भी कहीं भी इनको लैंड की ज़रूरत है या फिर कोई भी इश्यूज़ है और मॉनिटरिंग करना, हायर लेवल में इसको एस्केलेट करना मैंने किया। और ये मुझे अच्छा लग रहा है कि आइलैंड के लिए एक बहुत बड़ा एक फ़ायदा हुआ कि आज इंटरनेट कनेक्टिविटी मेनलैंड की बराबर है। और इसके अलावा उस समय हमारे जो सचिव थे भल्ला जी साहब, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टेकअप किया कि भाई आप एक रिपोर्ट बनाइए कि आइलैंड की पूरी कनेक्टिविटी कैसे इंप्रूव कीजिए। चलो आपने आइलैंड मेनलैंड को इंप्रूव कर दिया, आइलैंड टू आइलैंड को कैसे किया जाए। तो उस समय जो हमारे बड़ी एजेंसी थी ट्राई की, उन्होंने पूरी स्टडी की। स्टडी करने के बाद ये रिपोर्ट बनाया कि 2-3 प्रोजेक्ट और किया जाए। वही प्रोजेक्ट में अभी काम चल रहा है। एक तो BSNL 4G सैचुरेशन सब जगह लगा रहा है जो आइलैंड कवर नहीं है। इसके अलावा रिलायंस का 88 टावर और लग रहा है। सदर्न ग्रुप में अभी 20 टावर बाकी है और इसकी समीक्षा सेक्रेटरी IT करते हैं, CS करते हैं, हाईएस्ट लेवल में होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करते हैं। और शायद अगले 6-8 महीने में मोस्टली सारे मेजर आइलैंड्स विल बी कनेक्टेड द इंटरनेट। और जहाँ तक दूसरे डिपार्टमेंट का सवाल है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन का हमेशा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। मैं इंडस्ट्री डायरेक्टर भी था उस समय। जो सागरिका और खादी एम्पोरियम नॉर्मल सेल होता था, तो टीम को हम लोगों ने मोटिवेट किया। एक टारगेट ओरिएंटेड सेल हुआ तो करीब 20-50 लाख होता था, वो 2-2.5 करोड़ तक पहुंचा। इससे फ़ायदा हुआ कि काफ़ी को एम्प्लॉयमेंट मिला और जो रेवेन्यू जनरेशन का एक मॉडल बना कि हाँ, हमें सरकार में भी रेवेन्यू जनरेशन मॉडल के बारे में सोचना है सम एरिया, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म देता है जितने भी हैंडीक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है वो अपना सेल कर सके। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी मैंने
थोड़ा काम किया, करीब 2-2.5 साल। वहाँ पे जो आपका पोल्यूशन कंट्रोल लैब है उसको सेटअप करने में मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन था। साइंस सेंटर शुरुआत से मैं इन्वॉल्व था, टीम अच्छी है अभी, वो भी एक पॉइंट हो गया है। तो ऐसे कुछ डिपार्टमेंट जब जब काम हुआ हमने किया। स्पेशल सेक्रेटरी आईटी होने के नाते एक सवाल, द्वीपों में आगे आईटी सेक्टर में क्या क्या संभावनाएं हैं? देखिए, इसके बारे में तो करीब पिछले 8-10 साल से बहुत चर्चा हुई है। हमारे उस समय सीएस सर थे, अनिंदो मजुमदार सर, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईटी, और हम नैस्कॉम के प्रेसिडेंट से मिले और एक यहाँ पर एक वर्कशॉप भी किया गया, कैसे हम लोगों को अट्रैक्ट करें। तो इसमें अभी 2 मेन इशू है, क्योंकि जो भी इंडस्ट्री यहाँ सेटअप करना चाहेंगी वो अनइंटरप्टेड बैंडविड्थ के लिए एक उनका रिक्वायरमेंट होगा। और आज जैसे हमारा जो अंडर सी केबल है तो उसका जो रिडंडेंट कनेक्टिविटी है नहीं, तो एक बार वो हो जाए तो एक माहौल बनेगा। और दूसरा देखिए होता क्या है कि जो मेनलैंड की कंपनियां हैं वो यहाँ आने के लिए 2 बार सोचेगी, क्योंकि अगर उनको स्पेशल कोई बेनिफिट मिला या टैक्स हॉलिडे या फिर दूसरे कुछ इंसेंटिव तभी होगा। मगर हमारे जो यूथ्स हैं जो पिछले 20-25 साल से अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो अगर वापस आ जाएं, वो एक सेटअप करें और एक इकोसिस्टम बिल्ड करें, तो दैट विल बी सस्टेनेबल। देखिए, आजकल के दिन में जो पहले बीपीओ हुआ करता था, आजकल के दिन बीपीओ नहीं है, टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम है, बट वो भी एक लिमिटेड उसका स्कोप है। तो यहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं काफ़ी अच्छे जगह में हैं, दे हैव टू थिंक ऑफ कमिंग बैक, सेटिंग इट अप, और ऐसे एरिया में करना चाहिए जहाँ पे हमारा यहाँ पे उसका जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट है वो मिले, एंड इट इज़ ए निश मार्केट कि चलो, और दूसरे हर किसी से कम्पीट ना करें। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे थिंग्स आर गोइंग और हमारे इतने बच्चे बाहर चले गए, कुछ ना कुछ वापस आके सेटअप करेंगे, वो मेरी उम्मीद है। और तब तक शायद जो रिडंडेंट कनेक्टिविटी है अंडर सी का वो भी हो जाएगा। डॉक्टर उत्पल शर्मा, आप अपने जीवन में सफल रहे हैं और कहते हैं किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे उनके परिवार का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आपके परिवार का, आपके शुभचिंतकों का, आपके दोस्तों का कितना हाथ रहा? देखिए, इसमें सबसे पहले मेरे विचार से वही सफल कहलाता है जो समाज को कुछ दे पाता है। और आज मैं जब प्राइवेट से गवर्नमेंट में आया तो सबसे बड़ी मेरी खुशी है कि मैं वहीं आया जहाँ पैदा हुआ था, जहाँ मैंने पढ़ाई की और जिन लोगों के बीच में बढ़ा। तो मुझे ये अच्छा लग रहा है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ समाज को देने में। अब किस हद तक सफल हुए ये बोलना मुश्किल है, मगर हाँ, जब भी आप कोई भी परेशानी में होते हैं, कोई प्रॉब्लम में आता है, प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो आपको आपके परिवार का जो संस्कार है, आपके माता पिता की जो ट्रेनिंग है, ग्रूमिंग है, जहाँ आपको प्रायोरिटी बता दिया जाता है कि क्या करना है, वो हमेशा काम आती है। तो मेरे माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है कि मेरी माइंडसेट और मेरी थिंकिंग को अलाइन करने के लिए कि ऐसे करना है। दूसरा, मेरी पत्नी जो अब मेरे साथ नहीं है, और मेरे बच्चे और मेरे बंधु, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि देखिए, आदमी जब भी प्रॉब्लम में होता है, अगर फैमिली भी उनका एक हिस्सा बन जाए तो आपको डबल स्ट्रेंथ मिलता है। तो ये कारण मैं समय दे पाया, उनका सपोर्ट था, और आसपास के हमारे जो जिनके बीच में पला हूँ, बड़ा हूँ, उनका एक आशीर्वाद था। इसी कारण हम समाज को कुछ देने के पोजीशन में हैं, और उम्मीद करते भी आगे भी हम करते रहेंगे। डॉक्टर शर्मा, आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान को आगे बढ़ाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, और आज जब आप इस संस्थान से विदा लेने वाले हैं, कैसा महसूस हो रहा है? 31 मई मेरा टेक्निकली लास्ट वर्किंग डे होगा। और मुझे जब मैं प्राइवेट में था, मुझे ये सिखाया गया, ये ट्रेनिंग दी गई कि आप जब नौकरी करने आते हैं सुबह, शाम को ये तैयार होकर जाना कि आपको नौकरी छोड़ना पड़ सकता है।
तो वो कहते हैं ना कि हमारे प्राइवेट कंपनी में होता था कि पिंक स्लिप, मतलब आपको पकड़ा दिया भैया, आप अपना रास्ता खोजो। तो वो हमारी ट्रेनिंग हुई है और हर दिन जब हम आते हैं वही सोच के आते हैं, और 31 को भी हम यही सोचेंगे बस अभी हमें दूसरा असाइनमेंट लेना है। तो मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, कि समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेवारी है मुझे कोई दूसरा रोल से प्ले करना है और मैं वो करता रहूँगा। और मैं रिटायरमेंट को एक नॉर्मल एक्टिविटी के हिसाब से मैं देखता हूँ। तो अब एक नए सफ़र की शुरुआत होगी, कब और कैसे शुरुआत होगी? देखिए, एक तो मेरी इच्छा है, अभी हम लोगों ने करीब 15 साल पहले राधा गोविंद मंदिर है, कुछ लोग वहाँ फ्लैट बना के बेचना चाह रहे थे। तो हम लोगों ने मिलकर कहा नहीं, ये गलत है, क्योंकि एक मंदिर की ज़मीन पे फ्लैट अगर बन जाए तो जो मकसद है वो कभी पूरा नहीं होगा, सोसाइटी को कुछ देने का वो नहीं होगा। तो सब ने मिल के एक स्कूल किया। आज हमें ये बोलकर खुशी हो रही कि आरजीटी पब्लिक विद्यालय काफ़ी अच्छी तरह इस्टेब्लिश हो गया है, और हमारी इच्छा है कि ऐसे कुछ और स्कूल अगर पर्टिकुलरली आउटर आइलैंड में खोला जाए तो अच्छा होगा। क्योंकि अगर आपको लोगों में परिवर्तन करना है और आपको, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, विकसित भारत बनाना है, तो आपको ऐसे यूथ तैयार करने हैं जिनकी थॉट प्रोसेस, जिनकी प्रायोरिटी और जो समाज के साथ, धरती के साथ जुड़े हो, वो करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इच्छा है ऐसे कुछ करने की। उसके अलावा कुछ संगठन से हम जुड़े हैं, उनके साथ काम करेंगे, और कुछ एंटरप्रेन्योरशिप का भी कोशिश करेंगे कि इतने साल सरकार में काम करके क्या हम में कुछ एंटरप्रेन्योरशिप बचा है या फिर हम केवल लेक्चर दे रहे हैं, उसको भी प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आखिर में शिक्षकों से, विद्यार्थियों से और आपके शुभ चिंतकों से क्या कहना चाहेंगे आप? ऑल टीचर्स, मेरे जितने कलीग हैं जो भी टीचिंग फैटर्निटी में हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो एज ए टीचर हमें गुरु बनना है, बच्चों को ट्रांसफॉर्म करना है। अगर कोई बच्चा आता है, कोई सब्जेक्ट में वीक है, तो उसको देखे कैसे उसको सॉल्व किया जाए, ये ना कि भाई ये पढ़ ही नहीं सकता। बहुत ही मेहनत है, बहुत ही समय लगता है। हमारी टीम ने पिछले 2-5 साल से ये करने की कोशिश की है कि यहाँ तक पहुँचे कि पीयर टू पीयर ग्रुप लर्निंग, यहाँ तक पहुँचे कि कुछ केस में तो हमारे टीचर ने क्लास 5 से मैथ शुरू किया, क्योंकि उनको डेसिमल में डिवीज़न नहीं आता था। तो जब एक डॉक्टर के पास एक मरीज़ जाता है तो ये नहीं कहता नहीं भाई आप ठीक नहीं हो पाएंगे, सारे ऑप्शंस कोशिश करता है, सबको लेते हुए आगे ले जाता है। तो टीचर्स हैव टू नाउ थिंक दैट वी आर हियर टू ट्रांसफॉर्म। दूसरा, हम भारत माता की जय बोलते हैं, बड़ी ज़ोर से आवाज़ आती है, मगर भारत माता है क्या? 2 चीज़ें, एक देश है, देश मतलब पॉलिटिकल बाउंड्री, दूसरा राष्ट्र है। राष्ट्र में संस्कार हैं, हमारे लोग हैं, हमारे तौर तरीके हैं और हमारा प्राइड है। तो हमें राष्ट्र निर्माण, जो भी काम करना है, राष्ट्र निर्माण में काम करना है। देखिए, हमारे देश के प्रोटेक्शन जो है, वहाँ के जो हमारे सैनिक वो कर रहे हैं, दूसरे जो सुरक्षा बल वो कर रहे हैं, बट राष्ट्र निर्माण हमारा बहुत बड़ा काम है। राष्ट्र निर्माण उसी समय होगा जब हम व्यक्ति निर्माण करेंगे, और व्यक्ति निर्माण करने के लिए हमें निष्ठा चाहिए, हम रोल मॉडल बने, कहीं ना कहीं किसी तरह से एक बच्चों को ऐसा हम ट्रांसफॉर्म करें कि हाँ ठीक है, और बच्चों को ये समझाना है कि हमारा राष्ट्र निर्माण हम सबका दायित्व है। तो राष्ट्र निर्माण कैसे होगा? हम बच्चों को ये देखें कि जब ये हमारे पास आता है, इसमें क्या क्या एरिया में उसके स्ट्रेंथ है और कहाँ उसकी कमियां हैं, कैसे उसको कमियां को हम दूर करें, और कैसे हम अलाइन करें कि कल ये विकसित भारत का जो एक नौजवान होगा और अपनी जिम्मेदारी निभा पाएगा। क्योंकि देखिए 2047 में हम देश का नारा है कि भारत को विकसित पूरी तरह करना है। तो आज जो बच्चे हैं जो 19 साल के हैं, अगले 22 साल में दे विल बी टोटली ग्रोन अप एडल्ट at the age of 40. So they should not only be able to take the weight of the or shoulder responsibility of the country,
बट दे शुड गाइड द जूनियर एज वेल। हमने जो अपने माता पिता से सीखा है उस समय और आज में काफ़ी परिवर्तन है। तो हम सबको, हम सारे अपने कोलीग्स को ये कहना चाहेंगे, इस पे हमें ज़रूर ध्यान दें। नेक्स्ट पॉइंट मैं कहूँगा, लुक फॉर द आउटकम नॉट द एक्टिविटी। नॉर्मली क्या करते हैं, हमारे को पढ़ाना है, हमने पढ़ा दिया, दैट इज़ एन एक्टिविटी। हमको बच्चों को काउंसलिंग कराना, हमने करा दिया। हमको कहीं जाके स्वच्छता पे हमें लेक्चर देना, हमने दे दिया। उससे हट के हम आउटपुट में जाए। हमने पढ़ाया क्या, हमने 2 बच्चों को ट्रांसफॉर्म किया, 2 ज़्यादा नहीं, और उनको इतना प्रेरित किया कि वो भी 4 को करें बाद में। सो दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट। थर्ड, जब हम राष्ट्र की बात करते हैं ना, बड़ा छोटी छोटी बात है। हमारी कुछ एक्टिविटी से क्या मैं अपनी राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र के लोगों को कुछ दे पाऊँगा? अवॉइड बाइंग फॉरेन फ्रूट्स, अवॉइड बाइंग आइटम्स विच आर नॉट मेड इन कंट्री। कैसे हम अपने रिसोर्सेज, जितना खाना खाएं उतना ही लीजिए, शादी में या कहीं खाना वेस्ट ना करें। सो ऑल दिस थिंग्स, बिजली का देखिए, आज अगले कई डिकेड तक एनर्जी एंड वाटर गोइंग टू बी मेजर इशू, क्लाइमेट चेंज मेजर गोइंग टू इशू। एसी जहाँ ज़रूरत पड़ा वहीं इस्तेमाल करिए। ऐसे छोटी छोटी चीज़ अगर हम करेंगे तो विल सेट एन एग्जाम्पल। दैट इज़ वॉट आई हैव टू से फॉर माई कोलीग्स। बच्चों को देखिए, बच्चे छोटे हैं, बच्चों को ये समझना मुश्किल है कि मेरा क्या रोल है। बच्चों को इतना ही कहूँगा कि जब भी मौका मिले अपना इतिहास को पढ़ें। क्योंकि देखिए, मैं अब इस स्टेज में आके तभी मुझे मालूम हुआ कि अलेक्जेंडर वॉज डिफीटेड बाय पोरस, दो द हिस्ट्री सेज नो अलेक्जेंडर डिफीटेड पोरस। मगर आप सारी चीज़ को अगर जोड़ते हैं, अलेक्जेंडर जब आया था 320 BC के आसपास, एक्चुअल डेट नहीं मालूम, लास्ट वार उसने पोरस के साथ किया, इतना घायल हो गया, उसके बाद ही डाइड एट द एज ऑफ 32-33। एंड इफ ही हैड वन, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हिम नॉट फाइटिंग एनी मोर बैटल। दूसरा, मुझे ये नहीं मालूम था, कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा, जो उनका बहुत बड़ा सेनापति था सेल्यूकस, ही वॉज डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। कहीं नहीं आ रहा है। तीसरा, हम अलेक्जेंडर ग्रेट क्यों बोलते हैं? उन्होंने जो वर्ल्ड को जीता वो मैप देखिए। हमारे 3 बड़े जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, सम्राट समुद्रगुप्त, ये सारे मैप को आप कंपेयर करिए। हमारे राजाओं ने बहुत ज़्यादा जीता है, नंबर 1। नंबर 2, आप अगर देखें, अलेक्जेंडर फॉट टू विन एंड टू बी कॉल्ड कि मैं पूरा विश्व विजेता हूँ, मगर उन्होंने कहीं इम्प्रूवमेंट के लिए, उसको अच्छा और करने के लिए कोई काम नहीं किया, जबकि हमारे सारे राजाओं ने काम किया। तो ये बच्चों को हमारा हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम था कि हमारे, अगर आप देखें इतिहास में, मुग़ल का शासन 300 साल था, अहोम राजा करीब 600-700 साल था, चोला का 500-600, बट हमें उनके बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है। हमें ये नहीं मालूम था कि रानी जंगम्मा का कितना रोल था। तो बच्चों को ये मोटिवेट करें कि अपना इतिहास जानें। हम तो बचपन में हम पढ़ते थे जब स्कूल में थे कि भारत बहुत अमीर देश है, मगर इसके लोग गरीब हैं। टीचर ने हमें कभी नहीं बताया कि भाई लोग क्यों गरीब हैं। आप अगर इतिहास देखें, जो एक रिसर्च हुआ था, उसमें ये बताया गया कि कई सदियों से 1100 ईस्वी तक इंडिया वॉज कंट्रीब्यूटिंग 25% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। हमें कभी स्कूल में कभी बताया ही नहीं गया। हम तो सोचे थे बस हम खाली बस देश हमारा कुछ खास नहीं। हम तो टॉप थे, मिलिट्री पावर में टॉप थे, हम इकोनॉमिक पावर में टॉप थे। कोई कारण से हम पीछे हट गए। अगर बच्चों को वो प्राइड, अगर वो पढ़ेंगे, हर जगह बताया जाए, तो उसमें एक जोश होगा, वो अपने आप को अपने प्राइड के साथ रिलेट कर पाएंगे और उनमें एक नई ऊर्जा होगी कि हम फिर से प्राइड अपना लाए और 2047 में विकसित भारत करके दिखाएं। तो डॉक्टर उत्पल शर्मा, आपने न केवल
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान को दिशा दी है, बल्कि आपने पीढ़ियों को गढ़ा है, संवारा है, उनको भविष्य के लिए तैयार किया है। आपकी उपस्थिति इस संस्थान के लिए अमूल्य रही। हालांकि प्रशासनिक दायित्वों से आप विराम ले रहे हैं, लेकिन आपके योगदान को याद रखा जाएगा। आपके शिक्षा सेवा को नमन करते हुए हम आपके शुभ, स्वस्थ और आनंदमयी जीवन यात्रा की मंगल कामना करते हैं और दूरदर्शन को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी मुझे आज मैं इतने साल से, अगर 29 साल से हूँ, मैं हमारे जो साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ मिल के काम किया और एडवांस एडमिनिस्ट्रेशन जो उन्होंने मुझे मौका दिया। और अगर मैं प्राइवेट छोड़ के यहाँ नहीं आता तो मुझे लगता मेरी बहुत बड़ी भूल होती, क्योंकि समाज के प्रति में देने में जो आनंद है और किसी में कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, फेस टू फेस कार्यक्रम के अगले अंक में एक और शख्सियत के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।